if you want to start a company, तो we do your company incorporation stuff and how we add on, मतलब हम लोग फॉर से कोई नया स्टार्टअप है, if there is a person you know who wants to start from scratch, किस तरह का काम होता इन फाइनेंस मैं काफी सारी चीजें करती हूँ, जैसे कि आई डीलिंग टू इनकम टैक्स, आई डीलिंग टू जीएसटी, आई ऑल्सो आई एम रेरा स्पेशलाइज्ड, तो ऐसे लिटिगेशन वर्क्स वगैरह काफी चीजें करते हैं हम लोग। तो ये तो गवर्नमेंट भी एमएसएमई या जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छा खासा सहयोग दिया जा रहा है, तो आप लोग का कैसे अलग है इससे? उसमें आप कैसे करोगे, वी ऑल्सो डू लॉट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजरी, जो गवर्नमेंट से आपको सहयोग मिलता है एमएसएमई में, वो आप डायरेक्टली नहीं अवेल कर सकते, वो अवेल करने का हम जरिया है। हाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। सी कमिंग टू द सोसाइटी, ओवरऑल आप देखेंगे तो हमारे ऑफिस में एक पॉलिसी है, हु हैज सर्व्ड इन आर्मी बेसिकली, उनके लिए हम लोग फ्री वर्क करके देते हैं, जो भी उनका काम होता है फ्री फाइलिंग वी डू फॉर देम। आप जब इसकी शुरुआत किए थे तो क्या सोच के, क्या कैसे आइडिया आया था कि चलो इसको हम शुरू करते हैं? अभी मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कि प्रोजेक्ट फंडिंग वगैरह, लोन्स वगैरह ये करूँ करके। Unexpectedly, I just started doing CA work because I'm a chartered accountant end of the day. तो आप लोग जब स्टार्ट किए होंगे तो इसके लिए कुछ अमाउंट की भी जरूरत होगी? बहुत तो नहीं जरूरत पड़ा था। आर्मी पर्सन्स के लिए आप लोग अच्छा कर रहे हो, तो आपकी फैमिली में कोई है आर्मी पर्सन? कैसे, कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिला कि हमें आर्मी वालों के लिए करना है? मतलब जो लोग भी आर्मी में होते हैं बहुत डिफिकल्ट है, जो अपन लोग तो एक बार वो मूवी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत रो लेते हैं, इट्स ओवर, 2-3 घंटे का कहानी है अपना। वो लोग का तो जिंदगी भर उसी में है। आप वुमेन्स को कैसे हेल्प करते हो? Now coming to women, what I especially feel is as a girl, me in my initial stages, मैंने कुछ चैलेंजेस फेस किए थे, तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ तक हो सके, जितना हो सके लड़कियों को ही लूँ एम्प्लॉयमेंट में। निकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हैबिस टीवी में। आप अपने बारे में कुछ बताइए, फाइनेंस में क्या करती हैं? सो बेसिकली मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सो बाय प्रोफेशन आई एम अ सीए, आई एम अ लॉयर, आई एम एन आर्बिट्रेटर एंड एन एमबीए। इन फाइनेंस मैं काफी सारी चीजें करती हूँ, मतलब आई एम नॉट कंस्ट्रेन्ड और रेस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि आई डीलिंग टू इनकम टैक्स, आई डीलिंग टू जीएसटी, आई ऑल्सो आई एम रेरा स्पेशलाइज्ड, तो ऐसे लिटिगेशन वर्क्स वगैरह काफी चीजें करते हैं हम लोग। एंड मतलब मैंने अपना जर्नी 2016 में स्टार्ट किया, wherein I completed my CA in 2015. Okay. Then I worked with an MNC for a year. उसके बाद immediately I thought, okay, I mean, जॉब करना एक अलग चीज होता है, and you know, you having being independent on your own is something different. Entrepreneurship is always add on for anything in life. तो जब मैंने डिसाइड किया and I individually started it. मैंने खुद से स्टार्ट किया अपना फर्म बाय द नेम निकिता एंड एसोसिएट्स, एंड जब हमने स्टार्ट किया वी वर लिटरली जस्ट मी एंड अनदर 2 एम्प्लॉइज, दैट्स इट, एंड आई एम प्राउड टू से दैट टुडे वी आर अ टीम ऑफ 25 people. Good. And we are doing a lot of work across different states, and we also have a office set up in California. हम यूएस का भी टैक्सेशन करते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे we are established that way. आपके ऑफिस में भी किस तरह का काम होता है, कैसा होता है? सो बेसिकली हम लोग इंडिविजुअल से लेके कॉर्पोरेट टैक्सेशन तक करते हैं सब चीज। सो व्हेन यू नो हम लोग इनकम टैक्स का देखते हैं सारा, एंड देन मतलब इनकम टैक्स में वेदर इट इज लिटिगेशन ऑफ इनकम टैक्स और जनरल फाइलिंग, बेसिकली ऑडिट्स करते हैं हम, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स करते हैं, इंटरनल ऑडिट्स होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू लॉट ऑफ बैंक ऑडिट्स, और उसके अलावा कंप्लायंस वर्क्स होता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टार्ट कंपनी, तो वी डू योर कंपनी इनकॉर्पोरेशन स्टफ, फिर उसका रेगुलर कंप्लायंस, ईयरली कंप्लायंस जो होता है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पीएफ, ईएसआई, पीटी, प्रोफेशनल टैक्स, बेसिकली सारे चीज वी टेक इट अप। एंड हाउ वी एड ऑन, मतलब हम लोग फॉर से कोई नया स्टार्टअप है, if there is a person you know who wants to start from scratch, तो उनके लिए हम लोग दूसरे स्कीम्स भी काफी सारे हैं जो हम लोग करके देते हैं। फॉर से आप एक छोटे बिजनेस पर्सन हो, वेरी यू आर स्टार्टिंग अ स्मॉल फर्म, तो हम लोग आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस करके देना है, स्टार्टअप इंडिया के लिए रजिस्टर करना है, उसमें आप कैसे करोगे, वी ऑल्सो डू लॉट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजरी, वेरी यू नो वी एडवाइज यू हाउ यू कैन टेक योर बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल बाय कंप्लाइंग विद द गवर्नमेंट कंप्लायंसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलने के लिए, फॉर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स मिलने के लिए भी आपका कैसा होना चाहिए फाइनेंशियल कंप्लायंस, वो चीज भी हम देखते हैं। सो वी डू ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजरी वर्क आल्सो। तो ये तो गवर्नमेंट भी, एमएसएमई या जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छा खासा सहयोग दिया जा रहा है, तो आप लोग का कैसे अलग है इससे? करेक्ट, हम लोग अलग से कुछ नहीं करते हैं। तो
जो गवर्नमेंट से आपको सहयोग मिलता है एमएसएमई में, वो आप डायरेक्टली नहीं अवेल कर सकते, वो अवेल करने का हम जरिया है बेसिकली, दैट्स द वे। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इज गिविंग यू मुद्रा लोन से एग्जांपल वी कैन टेक, तो मुद्रा लोन आपको चाहिए तो उसमें एक सीए का डेटा, सीएमए करके एक डेटा होता है, वो हम लोग बना के देते हैं। तो उस मुद्रा लोन के लिए आपको जो 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 फाइनेंशियल चीजें पूछी जाती है कि हमको ये चाहिए, वो एक रेगुलर इंसान आम आदमी खुद से नहीं बना सकता वो प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में। तो वो सारा सपोर्ट वर्क हम करते हैं, वी डू इट फॉर देम, एंड देन वो चीज को आप लोग बैंक में सबमिट कर सकते हो, एंड देयर यू विल बी एबल टू गेट व्हाटएवर बेनिफिट्स यू हैव। आप बोल रहे थे आप लॉयर भी, लॉ भी किया है आपने। हाँ, शायद लॉ करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे? तो लॉ प्रैक्टिस इन द सेंस, बिकॉज अभी मैं सीए का लाइसेंस ले रखी हूँ, वी कैन हैव ओनली वन प्रोफेशनल लाइसेंस एट वंस, वी आर अलाउड टू हैव ओनली वंस। जैसे अगर मैं अभी एडवोकेट के जैसे प्रैक्टिस करूंगी तो आई कैन नॉट डू सीए, एंड सीए के जैसे करूंगी तो आई कैन नॉट डू लॉ। तो इसलिए व्हाट आई एम डूइंग करंटली इज सीए के साथ साथ आई ऑल्सो इशू लीगल ओपिनियंस, बट रिलेटेड टू सिविल केसेस लाइक लैंड वगैरह लिटिगेशन ज्यादा देखती हूँ मैं। एज सच हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते, अच्छा, बिकॉज आई एम नॉट एडवोकेट, आई एम लॉयर, सो दैट्स द वे। बहुत सारे ऑफिस में लॉयर भी जरूरत होती है, तो आप अपने जो भी ऑफिस का होता है तो फिर आप ही मैनेज कर लेते होगे फिर, या रिक्रूट करते हो? नो, मैक्सिमम जहां तक आपको कुछ इनकम टैक्स मैटर्स है, कुछ भी है वेर इन लीगल पर्सपेक्टिव इज नीडेड, वो हम लोग ही संभाल लेते हैं। एंड इवन इफ इट इज अ सिविल केस दैट आल्सो वी टेक केयर। उसके आगे जो होता है कि आपको कोई कहीं टाइप का रिट डालना है या कुछ है ऐसे केस है, तो दैट केस वी कैन नॉट रिप्रेजेंट, हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बाकी जो भी लीगल ओपिनियन है ऑल दैट वी कैन इशू, वो चीज हम लोग कर सकते हैं। सो हाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। यस, हाँ, यस। सो सी कमिंग टू द सोसाइटी वेर इन, यू नो, ओवरऑल आप देखेंगे तो हमारे ऑफिस में एक पॉलिसी है, एनीबडी हु हैज डन सर्विस, हु हैज सर्व्ड इन आर्मी बेसिकली, उनके लिए हम लोग फ्री वर्क करके देते हैं, जो भी उनका काम होता है फ्री फाइलिंग वी डू फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस का काम जो भी होता है उसको, हाँ, जो भी फाइनेंस का काम है रिलेटिंग टू कंप्लायंस, इनकम टैक्स ले लो, जो भी ले लो आप, वो हम लोग उसके लिए चार्ज नहीं करते हैं। जो भी उनका सिर्फ जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है, ओनली दैट वी टेक फ्रॉम देम, वी डोंट चार्ज देम एनी फीस, जस्ट बिकॉज यू नो हमको ये है कि एनीवे हम लोग आज के दिन आर्मी में नहीं है और देश के लिए डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली किसी तरह से तो हम कुछ तो करना है कंट्री के लिए, वो सोच के हम लोग किसी भी आर्मी वालों को चार्ज नहीं करते हैं। सो दैट्स वन यूएसपी दैट आवर फर्म हैज, नॉट एवरीबॉडी डज दिस, हम लोग करते हैं ये चीज, हमको पसंद है। उसके केवल आर्मी के लिए कि और कोई सेक्टर्स के लिए भी आपको? नो, एज ऑफ नाउ ओनली फॉर आर्मी इज व्हाट वी थॉट वी आर डूइंग। एंड उसके अलावा अंडर प्रिविलेज लोग जो होते हैं वो तो हम लोग रैंडम बेसिस पे करते हैं। जैसे कोई आ गया चला के कि उनका पोजीशन उतना ठीक नहीं है एंड दे वांट अस टू हेल्प इन सम वे, उन लोग को कुछ तो हेल्प चाहिए हमसे, जहाँ उनको कुछ हमारे सहायता से कुछ लोन वगैरह मिल सकता है, तब हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। पर वो सबके लिए अप्लाई नहीं होता है। आर्मी का ऐसा है कि कैडर कुछ भी रहो उसका, वहाँ पे हमको उससे मतलब नहीं है, वी डू इट फॉर फ्री ओनली फॉर द आर्मी। आप जब इसकी शुरुआत किए थे तो क्या सोच के, क्या कैसे आइडिया आया था कि चलो इसको हम शुरू करते हैं अभी? सो फ्रैंकली स्पीकिंग 2015 जब मैंने काम किया था, आई वर्कड इनटू अ NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज व्हाट इट मेंट, मतलब बैंक की तरह होता है जो लोन्स वगैरह देते हैं। वहां पे करने के बाद मेरा कभी भी ये गोल नहीं था कि मैं सीए का प्रैक्टिस सेटअप करूं। मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कि प्रोजेक्ट फंडिंग वगैरह, लोन्स वगैरह ये करूं करके। Unexpectedly I just started doing CA work because I'm a chartered accountant end of the day. ये करते करते I got into audits, I got into taxation, ये सारा भी, and now hand in hand I also do a lot of project financing. वो भी काफी करती हूँ मैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग भी। सो मेजॉरिटी बिल्डर्स को जरूरत होता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स। सो बेसिकली वी आर टाइड अप विथ 22+ बैंक्स इंक्लूडिंग NBFCs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली। वो सारों से हम लोग का काम होता है, यू नेम इट, आई मीन वी हैव इट, हम लोग एम्पैनल्ड है वहाँ पे एंड वी डू लॉट ऑफ वर्क विद देम। तो आप वहाँ से हट गए, कैसे शुरुआत हुई? आपने बताया कि मैं करती थी। सो तब मैंने 2016 में February 14th was the day we started। 2016 में स्टार्ट किया हमने, 3 लोग से स्टार्ट करके स्लोली, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि व्हेन आई स्टार्टेड मे बी हमारे पास कभी बोर्ड ही नहीं था। मतलब मैंने एटलीस्ट नेम बोर्ड भी नहीं लगाया था, बिकॉज सीए का काम ऐसा है कि यू नो आपको काम वहाँ पे रेफरेंस से आता है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरा सर्विस लिए हो तो
आपको अच्छा लगेगा, आप दूसरों को रेफर करोगे तो ही कोई आएगा। ये दुकान के जैसा नहीं है कि चलते फिरते कोई भी आ गया, इट्स नॉट दैट वे। इसीलिए हम लोग शुरू से भी कैसे मेंटेन करें कि नाम के हिसाब से हमको रेफरेंस बेस्ड वर्क आता है, माउथ पब्लिसिटी है बेसिकली। एंड आई एम नॉट श्योर आपको पता होगा सीए में रूल भी है कि यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये रूल हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से होता है। अच्छा। तो वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट एनीवे। फिर भी हमने आज तक भी बोर्ड नहीं लगाया है ऑफिस का, पर हमारे पास इतना काम आता है, मतलब बिकॉज। तो आपको कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ उसके लिए सर्टिफिकेट वगैरह तो लेना पड़ा, ऊपर परमिशन तो लेनी पड़ी होगी? यस, मेरे पास लाइसेंस है। तो हम लोग का एक इंस्टीट्यूट है बाय द नेम ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो बोर्ड नहीं लगा है तो फिर क्या मतलब? बोर्ड में कैसे होता है कि आप आपका दुकान का नाम फॉर एग्जाम्पल आप लगा सकते हो, लेकिन जब आपका सर्विस अच्छा होता है तो लोगों को पता चल ही जाता है कि ये प्लेस में जाना है, एंड दे कॉन्टैक्ट अस, वी टेल द लोकेशन, नो डाउट इन दैट। लेकिन हमको एडवर्टाइज करने का कभी जरूरत नहीं पड़ा, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे एक तो होता है कि काफी आप डेकोरेट करके कोई चीज को जो दिखता है वही दिखता है, दैट्स द वे समटाइम्स। इट्स नॉट द केस विद अस। हम लोग जो हिसाब से काम करते हैं वो देख के काफी रेफरेंसेस मिलता है हमको। लाइक सीए साइंटिस्ट, दे आर साइलेंट वर्कर, आई थिंक। साइलेंट वर्कर्स, यस, यू कैन कंसीडर दैट। सो जैसे डॉक्टर्स हेल्थ का ध्यान रखते हैं, सीएस वेल्थ का ध्यान रखते हैं बेसिकली, दैट्स द वे। तो आप लोग जब स्टार्ट किए होंगे तो इसके लिए कुछ अमाउंट की भी जरूरत होगी, फिर आप लोग कैसे, पहले से बैकअप था या फिर कैसे? बहुत तो नहीं जरूरत पड़ा था, वी जस्ट नीडेड थोड़ा बहुत फर्नीचर वगैरह चाहिए था, बिकॉज दिस इज अ सर्विस इंडस्ट्री। आप गुड्स में जाओगे तो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, सर्विस में उतना ज्यादा तो होता नहीं है, पर जो भी रिक्वायर्ड था तो मैंने आपको बताया ना, आई हैव वर्कड फॉर 1 ईयर, 1 साल मैंने काम किया, जो सैलरी है वो मैंने सेव किया, उसी से आई इन्वेस्टेड इन दिस। अच्छा, आप आर्मी पर्सन्स के लिए आप लोग अच्छा कर रहे हो, तो आपकी फैमिली में कोई है आर्मी पर्सन? कैसे, कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिला कि हमें आर्मी वालों के लिए करना है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि कंट्री के लिए हम सब करते हैं, कुछ ना कुछ टैक्स भर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हम अपनी कंट्री के लिए कर ही रहे हैं। कोई डायरेक्टली जाके बॉर्डर पे लड़ रहा है, कोई इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रहा है। 100% वो चीज है। लेकिन पर्टिकुलरली एकदम आर्मी के लिए एक अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए आर्मी के लिए। कहाँ से इंस्पिरेशन मिला ये? तो फैमिली में तो कोई भी नहीं है आर्मी से, बट फ्रॉम चाइल्डहुड, मतलब मेरे डैड ऐसा है कि शुरू से देशभक्ति के पिक्चर दिखा दिखा के वो देख के हम लोग को हमेशा ऐसा लगता है कि मतलब जो लोग भी आर्मी में होते हैं बहुत डिफिकल्ट है। जो अपन लोग तो एक बार वो मूवी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत रो लेते हैं, इट्स ओवर, 2-3 घंटे का कहानी है अपना। वो लोग का तो जिंदगी भर उसी में है। तो हम लोग को लगता है कि जो भी उतना कर रहा है सैक्रिफाइस, उनके लिए जस्ट वो एक आइडिया मुझे रैंडमली क्लिक हुआ। अच्छा। क्योंकि मेरे पास तब एक रामकृष्णा करके क्लाइंट आया था, हु वाज फ्रॉम द आर्मी। तो द वे ही वाज टॉकिंग टू मी, उनका हम्बलनेस देख के, और फिर मेरे को जब समझ में आया कि कितना ये लोग हार्डशिप फेस करके आते हैं, काफी उनका ट्रेनिंग भी काफी हार्ड होता है, जैसे हम सबको पता है। ट्रेनिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हार्ड होती है, क्योंकि उनको पूरी कंट्री को सेव करना है। तो उनके एक जो बस का ड्राइवर या किसी चीज का ड्राइवर है, तो वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाता है कि मेरे पीछे कई लोग हैं, उनके सामने तो पूरा देश है, फिर तुरंत उंगलियां भी उठ जाती है अगर कहीं कुछ। और वो खुद के घर वगैरह सब छोड़ के जाते हैं। तो वो देख के मेरे को उससे फीस चार्ज करने का मन नहीं हुआ। तो तब से मैंने डिसाइड किया, दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड कि आर्मी के कोई भी बंदे से हम चार्ज नहीं करेंगे, कुछ भी कराओ काम। आप वुमेन्स को कैसे हेल्प करते हो? सो व्हेन इट कम्स टू दिस, हम लोग का जो ये फील्ड है, इसी में बॉयज गर्ल्स एवरीबडी वर्क, बेसिकली कोई ऐसे नहीं कि जनरली हमारे में यंगस्टर्स ज्यादा होते हैं। अच्छा। जैसे डॉक्टर्स के यहाँ पे इंटर्नशिप होता है, वो लोग को जाके सीखना होता है, वैसे ही सीए में भी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आर्टिकलशिप बोल के बोलते हैं हम उसको। तो 2 साल के लिए बच्चे लोग, यंगस्टर्स जो है सीए कर रहे हैं, वो लोग ज्वाइन करते हैं एंड दे टेक द ट्रेनिंग। तो हमारे भी होता है, हाँ, वी पे देम स्टाइपेंड। हमारे ऑफिस में भी 3 तरह के लोग काम करते हैं। वन इज आर्टिकलशिप स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स है और काम सीख रहे हैं। सेकंड इज पेड असिस्टेंट, जो मतलब है ना सैलरी बेस पे काम करते हैं, जैसे बीकॉम वाले हो गए, एमबीए वाले हो गए, एमकॉम, ऐसे लोग आते हैं। थर्ड इज लाइक क्वालिफाइड्स, मतलब हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी है जो सीए हो गए उनका, और हमारे पास एम्प्लॉयमेंट में है ऐसे। तो ऐसे सब करके ये लोग का होता है। नाउ कमिंग टू वुमेन, व्हाट आई स्पेशली फील इज as a girl, me in my initial stages, मैंने कुछ challenges face किए थे। मतलब हमेशा से क्या होता था कि लड़कियों को टाइमिंग का कंस्ट्रेंट घर पे,
कि ज्यादा लेट नहीं होना है, ऐसे करके टाइम से आना। नॉट एवरीबडी, पर काफी घरों में होता है टाइम से आना, लगभग घरों में होता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि फैमिली जो है हम पे विश्वास नहीं करती है, फैमिली को जो चीजें गड़बड़ हो रही है सोसाइटी में उससे डर लगता है। एग्जैक्टली, हम पे ट्रस्ट भी है तो आसपास के लोग भी तो होने चाहिए वैसे तो। ये चैलेंजेस होते हैं। फिर जब अपने व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, इट्स ऑलवेज लाइक यू नो मंथ में कभी कभी उनके हेल्थ की वजह से भी दे आर डाउन समटाइम्स, दैट्स वन मोर प्रॉब्लम। उसके बाद वो लोग का कभी शादी वगैरह फिक्स हो गया तो लड़के को तो वहीं रहना है जहाँ पे वो शादी किया है, उसको घर छोड़, लड़कियों को ऑप्शन नहीं है ना, दे हैव टू गो, दे हैव टू मूव फ्रॉम द प्लेस। तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जहां तक हो सके, जितना हो सके लड़कियों को ही लूं एम्प्लॉयमेंट में। अच्छा, कॉम्बिनेशन दोनों का होता है हमारे पास भी, पर मेजोरिटी लड़कियां ही है हमारे पास। एंड सेकेंड थिंग, फॉर एग्जाम्पल हम लोग के सीए उसमें वी डोंट हैव वर्क फ्रॉम होम कल्चर नहीं है, क्योंकि हम लोग को क्या होता है व्हेन वी डू ऑडिट्स एंड ऑल दिस स्टफ, साथ में बैठ के डिस्कशंस होते हैं तो ही काम आगे अच्छे से बढ़ पाता है, प्रोडक्टिवली कर पाते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी मेरे पास एक दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे दो हम लोग के पास वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन नहीं है, स्टिल जस्ट बिकॉज दैट पर्टिकुलर लेडी गॉट मैरिड, और अभी हम लोग जैसे हैदराबाद में रह रहे तेलंगाना, दे हैव मूव टू आंध्रा, तो वो लोग वहाँ पे मूव होने के बाद वो बहुत ही गुड परफॉर्मर है, काम अच्छे से करती है। पर दिक्कत ये है कि शादी इज मोर इम्पोर्टेंट एंड ऑफ द डे देन वर्क, इज हाउ दे कंसिडर। तो वो वहां पे मूव होने के बाद शी वाज नॉट लेफ्ट विद अ चॉइस। फिर मैंने सॉर्ट किया कि नहीं जाने दे, जो भी चीज में इंटरेक्शन जरूरी नहीं है ज्यादा, विच यू कैन डू ऑनलाइन, तो वहां से कर। तो टिल नाउ शी इज विद अस, वो हमारे पास 7 साल से काम कर रही है। हाउ यू हैंडल योर फैमिली एंड योर जॉब? सिंपल है, फैमिली टाइम के टाइम पे हम ऑफिस कॉल्स आंसर, मेरा एक स्ट्रिक्ट फंडा है शुरू से कि ऑफिस के टाइम पे ही आई आंसर द कॉल्स एंड ऑल। बाकी हर क्लाइंट को पता है कि इफ यू कॉल आउट ऑफ ऑफिस आवर्स, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर अनलेस अंटिल इट्स वेरी अर्जेंट। पर्सनल नंबर होता है उनके पास, नहीं तो ऑफिस का नंबर अलग है, घर का नंबर अलग है। दैट वे आई मैनेज एंड सो आई ट्राई दैट यू नो आई बैलेंस बिटवीन गिविंग टाइम टू फैमिली, गिविंग टाइम टू किड स्पेशली, क्योंकि अभी ग्रोइंग एज है उनका, 2 साल का है, तो उनको काफी टाइम चाहिए। नहीं तो हम कर किसके लिए रहे हैं, तो वो लोग कुछ नहीं है, हमसे अटैचमेंट नहीं है तो क्या ही मतलब है करके। तो दैट वे मैं अपने बेटे के साथ भी काफी टाइम देती हूँ। बाकी 4-5 घंटे आई गो टू ऑफिस, आई डोंट बी फुल टाइम। सो लकीली बाय गॉड्स ब्लेसिंग आई हैव डिसेंट क्लाइंट्स, काफी क्लाइंट्स होने से आई हैव डिसेंट स्टाफ एंड वेरी गुड टीम, बहुत ही सपोर्टिव टीम है मेरा। तो मैं नहीं भी जाती हूँ तो काम चलता रहता है। इवन अगर मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ 10-15 दिन के लिए, ऑफिस कहीं नहीं रुकता है। तो मैं हमेशा एक ही चीज समझाती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस आर परमानेंट, पीपल आर नॉट परमानेंट। तो चलना चाहिए, संस्था चलनी चाहिए, कोई हो ना हो। इस तरह से आप लोग आगे आ रहे हो, खुद का कुछ कर रहे हो और वुमेन्स के लिए कर रहे हो कि नहीं हमें पहली प्रायोरिटी उनको देनी होगी, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। फिर कभी कभी लगा आपको लगा कहीं ऐसा कि कुछ हो रहा है ताकि इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ? तो मैंने भी 1-2 सिचुएशंस फेस किए हैं। मतलब मेरी शादी से पहले व्हेन आई स्टार्टेड द ऑफिस, 1-2 क्लाइंट्स लिटरली ये बात बोल दिए कि आपको फाइल तो देने का बहुत मन है, आप टैलेंटेड भी हो, लेकिन है ना बिकॉज यूर ए गर्ल आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप कहाँ जाओगे हमको पता नहीं है, तो हमारे फाइल का क्या होगा। तो वो बात सुनते ही मुझे बहुत झटका लगा। आई वॉज लाइक, मतलब जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल यू आर थिंकिंग टू गिव, मतलब आप मेरे काम से भी खुश हो, यू नो आई कैन हैंडल इट गुड, पर स्टिल आप ये बात बोल रहे हो, तो मुझे वो चीज समझ में नहीं है एकदम। तो तब से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर कोई कहीं शिफ्ट भी हो रहा है, अपने उसके हिसाब से चेंज क्यों नहीं हो सकते। जब सब कुछ ग्लोबलाइजेशन इतना हो रहा है, जब कोविड में सब कुछ बंद था, सबने काम किया घर से, किसी ने तो और अच्छा परफॉर्म किया और सबने अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, तो जब सब कुछ हो सकता है तो एक ही है, अगर आपके माइंड में है ये चीज करना ही है, यू विल डू इट, नहीं करना है यू विल फाइंड एक्सक्यूजेस, सिंपल एज दैट। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे हमारा ऑफिस का टाइमिंग है 10 o'clock to 6:30, पर कोई स्टूडेंट भी है, इवन इफ इट इज बॉय, स्टिल आई बी वेरी फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स देम, कि वो लोग बोले कि नहीं मैडम हम 9 बजे आ जाएंगे पर 5 बजे चलेंगे, हम ओके, जैसे भी जिसको भी सहूलियत है। एंड ऑफ द डे काम अच्छे से होना चाहिए, क्वालिटी मैटर करती है 100%। अभी बीच में देखिए कितनी बहस छिड़ी थी कि किसी ने कोई संडे को भी काम करने आना चाहिए, देख चल रहा था। उसके बाद कई सारे लोग ऐसे, लेकिन उसी में एक पालकी शर्मा इंटरव्यू ले रही थी,
तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें क्वालिटी वर्क चाहिए, हमें क्वांटिटी मतलब टाइम की जरूरत उतना नहीं है, हमें जो भी हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट आपको दिए आपको काम करना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता है, ज्यादातर नहीं होता है। आपको पंच और लास्ट पंच, फर्स्ट पंच और लास्ट पंच। हाँ, काफी जगह वो सिस्टम है। ये चीज सही है, ये चीज गलत है, हम बोल नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है हर ऑफिस की अलग रिक्वायरमेंट भी है। वर्क्स होते हैं जो आप मेजर कर सकते हो क्वालिटी से कि ये काम हो गया, उसके हिसाब से आप वो कर सकते हो। थोड़े ऑफिस होते हैं जहाँ पे आप काम मेजर नहीं कर सकते हो कि इतना किया है, तब आपको टाइम के हिसाब से उसको गिनना पड़ता है। दैट इज द वे यू मेजर योर वर्क। लेकिन बोलना ये है कि एंड ऑफ द डे ये तो एकदम कोई भी बात नहीं हुई कि यू हैव टू वर्क 7 days, घर में बैठ के क्या ही करोगे। मतलब यू आर नॉट बोर्न टू वर्क। आप काम इसलिए कर रहे हो जीने के लिए, आप पैदा काम करने के लिए नहीं हो, खुश रहने के लिए काम कर रहे हो। आप अर्न कर रहे हो क्योंकि हम अच्छी लाइफ स्टाइल जी सके, अच्छी लाइफ स्टाइल तो उस चीज को एंजॉय करना है। उसको हम अगर बर्डन वही हमारा जीवन का मोटिव बना लेंगे तो फिर क्यों ही कमाएंगे, कमा के करेंगे क्या। मैंने एक किताब पढ़ी थी इससे पहले, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। आपने पढ़ा है? रॉबिन शर्मा। हाँ, रॉबिन शर्मा का। आप देखिए वो उसमें कितना बड़ा एग्जाम्पल है। आप बताइए कुछ उसके बारे में, आप उसे क्या। हाँ, वो बुक मैंने भी पढ़ी है तो हाँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। बहुत ही बढ़िया है। मतलब उसमें लिटरली ये बताया गया है कि आप कितने भी लेवल पे चले जाओ, अगर आप इंटरनली सेटिस्फाइड और खुश नहीं हो तो नथिंग मैटर्स। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं, बीइंग इन इंडिया स्पेशली, हम लोग के लिए फेरारी वगैरह फॉर एग्जाम्पल दे वेरी वेरी बिग ब्रांड्स एंड ऑल। तो आप ये सोच के देखो कितना लेवल का भी आदमी हो, अगर इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं है उसको लाइफ में कभी खुशी नहीं मिलेगा। आप उसमें पढ़े होंगे जब व्हेन यू आर सेइंग दैट यू हैव गॉन थ्रू। और वो इंसान जो है हमारे हिमालय में ऐसा रहता था, सडनली वो यंग दिखने लग गया करके उसमें जब बताते हैं 40 इयर्स का था वो, काम के बर्डन से 80 इयर्स का दिख रहा था। उसके बाद वो जब गया संतों के बीच में रहा, फिर अच्छे खान पान रहन सहन उनका हुआ तो वो 40 इयर्स का दिखने लगा। 40 इयर्स का इंसान यंग ही रहता है, बूढ़ा थोड़ी रहता है। फिर उसमें एक चीज इम्पोर्टेंट है कि वैसा हर कोई नहीं कर सकता, नो डाउट। नहीं कर सकता। अपन सब कुछ छोड़ के वी कैन नॉट गो टू हिमालयस, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे रहते हुए भी पीसफुल तो रह ही सकते हैं हम लोग, मतलब इतना तो रह ही सकते हैं। इतनी क्या मतलब इतनी क्या हाय तौबा है, इतनी हाय तौबा क्या है। आप मतलब आराम से सब चीज देखो, सब चीज करो। एंड जैसे हम लोग भी बता रहे कि हम लड़कियों के लिए कुछ करते हैं, वुमेन के लिए वी डू समथिंग, और हम लोग ये अपना आर्मी वालों के जो मैंने बताया वो सब खुद को खुशी देता है, किसी को बताने के लिए थोड़ी करते हैं। हमें कोई आके पूछता थोड़ी है कि आप ये कर रहे हो तो आपको अवार्ड देंगे, रिवार्ड देंगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। वुमेन्स के अवार्ड नहीं देंगे, लेकिन साल से चल रहा है बेसिकली, लास्ट 3-4 साल से ज्यादा ट्रेंड हो गया है सब चीज का। लेकिन ये चीजें हम काफी साल से कर रहे हैं क्योंकि वो हमको खुशी देता है इंटरनली कि आप किसी के लिए कुछ तो कर रहे हो। हम जाके हर किसी का दुख दूर नहीं कर सकते, लेकिन अपने से जितना होता है वो तो हम कर ही सकते हैं। हमारे खुद का सेटिस्फैक्शन ही सबसे बड़ा अवार्ड है। खुद का अवार्ड तो ठीक है, अवार्ड के तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वही वो एक अलग चीज हो गया। बहुत अलग रिकॉग्निशन एक अलग चीज है कि कोई मुझे देखेगा, हाँ बोलेगा अच्छा है बुरा है, वो एक अलग पार्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन हो गया। लेकिन खुद का खुशी होता है ना कि ठीक है हम खुद के लिए इतना कमाए, सोसाइटी के लिए क्या करें। आई मीन आई डोंट वांट टू टेल दिस इन पब्लिक फोरम, बट हम लोग ये भी करते हो कि जितना हम कमाते हैं उसका 5% हम अलग से निकालते हैं, एंड वी मेक श्योर वो या तो कोई चैरिटी के काम में लगता है या जहाँ हमको बिलीफ है भगवान का काम कुछ है वैसे मैक्सिमम जहां तक हो सके कोशिश करते हैं ऑर्फनेजेस वगैरह में कहीं तो डोनेट करें। बट हम लोग ये काम भी कंपलसरी करते हैं, जितना भी हम अर्न करते हैं उसका 5% हम निकालते हैं अलग से। गुड, करना ही चाहिए क्योंकि हमको कुछ तो ब्लेस्ड है, इसीलिए कुछ तो मिल रहा है। सब अपने जैसे नहीं है, सब किसी का अपना। मैं कई बार यहाँ मेट्रोस के आसपास देखती हूँ कि कुछ लोग मिलते कहते हैं कि मैडम कुछ देर तो आपसे बात कर सकते हैं, हम ये चैरिटी चला, मतलब यहाँ बच्चों को जरूरत है, यहाँ इनको जरूरत है। लेकिन हमें कभी कभी बिलीव ही नहीं होता है कि कहीं हम राइट पर्सन को दे रहे हैं कि रॉन्ग पर्सन को दे रहे हैं। वो बात एकदम सही है। तो आप लोग कैसे करते हो, कैसे पता? मैं डायरेक्टली जाती हूँ। जैसे मेरे साथ ये काफी बार होता है कि हमको काफी टाइप के कॉल्स भी आते हैं कि ऐसे ऐसे डोनेट कर दो या ये सो एंड सो फाउंडेशन है, जरूरत है। मैं एक ही चीज बोलती हूँ, आपका एड्रेस वगैरह सारा चीज भिजा दो, मैं आऊंगी जब भी मैं फ्री हूँ, मैं आऊंगी वहां पे आके फिर मेरे से जितना होगा मैं करूंगी। तो एक बेस्ट बेनिफिट मुझे क्या है इन अ वे, मतलब आई एम हैप्पी लकी इनफ टू हैव दैट, मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से मैं अगर लाख रुपए भी डोनेट कर पाऊँ, लेकिन मैं अपने नेटवर्क से काफी अच्छा अमाउंट एक्यूमुलेट कर पाती हूँ, क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं बेसिकली कि ये जाएगी तो कुछ देख के ही करेगी, बिना देखे मैं 10 रुपए भी नहीं दूंगी।
और देख के लाख रुपए भी देने के लिए रेडी हूँ। हाँ, मेहनत करके हम कर रहे हैं, जरूरत के हिसाब से, क्योंकि बिना मतलब का चीट करके लेना इज नॉट गुड। तो आप भी काम करो, हम भी काम करें। तो कोई भी मुझे कभी भी बोलता है कि हमको जरूरत है, मैं एक ही बोलती हूँ, आपका एड्रेस दे दो, मैं आके विजिट करूंगी, मुझे समझ में आया कहाँ यूज हो रहा है। मुझे तो लेकिन कभी-कभी डर भी लगता है कि कहीं रॉन्ग एड्रेस ना आ जाए, ऐसे कुछ बड़े चीज है तो हाँ कहीं बड़े। आपने अभी तक किसको डोनेट किया है? हम मोस्टली ऑर्फनेजेस एंड ओल्ड एज होम जाते हैं, जो बाजपल्ली में एक डिजायर सोसाइटी करके है, कुकटपल्ली में विवेकानंद कॉलोनी, वैसे ऐसे करके ऑर्फनेजेस जनरली चीयर्स फाउंडेशन करके है कुकटपल्ली में ही। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इन एंड अराउंड एरिया जाए, ताकि क्या होता है बहुत दूर जाएंगे तो हम लोगों को भी दिक्कत है ट्रैवल वगैरह करने में, रेगुलरली नहीं जा पाएंगे। और आजकल इतनी सारी चीटिंग्स हो रही है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, तो कि हम भरोसा नहीं कर सकते कि ठीक है जो हमें कोई बुला रहा है तो वो राइट प्लेस, सेफ प्लेस है या नहीं, हमको नहीं पता है। तो हम कोशिश करते हैं कि विद इन द एरिया अगर करेंगे तो बेनिफिट हो जाएगा वहाँ के वालों को। निकिता, फाइनेंस में बहुत लड़कियां ज्यादा नहीं है हमारे इंडिया में, ये ट्रू है। तो आप उसके लिए कैसे इनकरेज, कुछ बताइए। मैं ये चीज के बारे में ऑलरेडी सोच ही रही हूँ। आई मीन मैंने ये चीज काफी बार सोचा है कि देयर आर मेनी गर्ल्स जो दूसरे फील्ड्स में है, बट नॉट इनटू फाइनेंस, बहुत कम है, और उनका खुद का कंट्रोल नहीं होता है फाइनेंसेस पे। बिकॉज जनरली आदमी लोग भी क्या बोलते थे चलते फिरते, अरे तेरे को क्या आइडिया है पैसे कैसे सेव करना है, तेरे को थोड़ी आइडिया है, ऐसे करके। सो आई हैव मेनी टाइम्स थॉट अपॉन कि अगर मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिला तो आई एम ऑलवेज रेडी कि छोटे छोटे चीजों से जो भी वुमेन है इनटू बिजनेस वगैरह जो भी है, उनको समझाया जाए इजी तरीकों से कि कैसे सेव कर रहे हैं, आपको क्या टाइप की स्कीम्स में डालना है, हाउ यू हैव टू डू व्हाट करके उनको। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी हर किसी को जरूरत है। हम कितना भी बिजनेस कर लो, अगर हमें हैंडल नहीं करना आता है फाइनेंशियली तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक। और आप जब तक कुछ करके नहीं बताओगे सोसाइटी में, you are measured by your financial status also. Yes. अभी आप जैसे आपका नाम बहुत है लेकिन आप कुछ कमा नहीं रहे हो, घर वाले 1 साल देखेंगे, 2 साल देखेंगे, बस बंद कर दो दुकान बोल के सिंपल स्टेटमेंट आ जाएगा। तो आई एम लुकिंग है कि मैं किसी से टाई अप करूं, वेरी लाइक वुमेन फाउंडेशन एंड ऑल। मैंने वुमेन एनर्जी करके एक सुना है, ऐसे करके काफी सारे, भारतीय स्त्री शक्ति करके एक है, ऐसे काफी ग्रुप्स में मैं भी हूँ। तो नाउ दैट मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, पर्सनल टाइम, सो इन माय पर्सनल टाइम आई वांट टू डू दिस थिंग्स, जहां मैं जाके थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करूं इजी तरीके से, ताकि सबको इजीली समझ में आ पाए। क्योंकि अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स यूज करूंगी तो विदाउट बैकग्राउंड समझ में आएगा नहीं आएगा। तो जैसे समझ में आए, जो हर कोई कर सके, वैसी चीजें आई एम जस्ट प्लानिंग। क्योंकि ना ज्यादातर मतलब औरतें हैं सोच लेती है कि ठीक है हमने एक BA किया है, MA किया है, सिंपल सी डिग्री ली हुई है, नहीं सिंपल सी डिग्री ली तो हमें क्या फाइनेंस से मतलब है, लोग सोचती हैं, चुप भी रहती हैं। लेकिन क्या वो नहीं समझ सकती है इस फाइनेंस को? क्या उनको भी समझना चाहिए। आपको फाइनेंस समझने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा इनकम टैक्स समझे कि कैसे होता है, वो नहीं है। आपको जो अमाउंट आता है उसको आप कैसे बढ़ाए, कैसे सेव करे, सही तरीके से कैसे यूज करे, उसको ये समझ लेंगे तो काफी है। एक इंडियन कल्चर ये भी है ना कि महिलाओं के लिए क्या कहा जाता है कि सुरक्षित नौकरी ढूंढी जाती है। कह दीजिए कि टीचर बन जाओ, नहीं तो पार्लर वाली बन जाओ, ब्यूटिशियन बन जाओ, इजी। हाँ, क्योंकि आप सुबह से शाम जाओगे, फिर मतलब आप शायद फैमिली ठीक है आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहती हो, लेकिन हमेशा कंफर्ट जोन में रह के ही थोड़े हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है कि विथ टाइम चीजें बदल रही है, सोच बदल रही है लोगों की, अभी पहले के जैसे नहीं रह गया। अब फैमिली सपोर्ट कर रही है, अब काफी सारे लोग समझने लग गए इम्पोर्टेंस क्या है ये चीज का। तो उसके लिए वो लोग और तरीके से समझे उसको, वो करने के लिए हमको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई चीज नहीं हो रहा है सोसाइटी में, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है कि हम उसको क्या तरीके से प्रोजेक्ट करके लोगों को समझाए कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। और जो मुझे कॉन्फिडेंस है मेरा ये काम पे, जितनी लड़कियां कम से कम उस फील्ड में हैं, वो जो भी अदर लड़कियां हैं उनको थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, आसान तरीके से बताएं। करेक्ट। एंड मेरा एक सजेशन है कि एनी वुमेन हु इज अ यंग एंटरप्रेन्योर, मतलब नया बिजनेस में आए हो, उनको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों पूछूं किसी से। इफ दे डोंट नो समथिंग, उनको कुछ नहीं आता है, कुछ भी हेल्प कोई भी टाइप का चाहिए, तो ऐसे काफी सारे लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, और कोई अप्रोच ही नहीं करेगा तो क्या कैसे ही बताएंगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए। व्हाट आई पर्सनली फील इज नेटवर्किंग जितना करोगे उतना बेनिफिट है। नेटवर्किंग करने से आपको 10 टाइप के लोग समझ में आएंगे, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, आपको क्या सीखने का जरूरत है, तो आपको कौन से टाइप के लोग हेल्प कर सकते हैं। आप 10 लोग से मिलोगे, किसी ना किसी से तो आपको कंफर्ट होगा, कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे।
फॉर एग्जाम्पल आई हैव कम हियर टुडे, नाउ दैट आई हैव मेट यू, आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. जो आपका फील्ड है उसमें मुझे जीरो नॉलेज है. आई हैव नो आइडिया इनटू दिस, यू माइट नॉट बी हैविंग आइडिया. लेकिन हम एक बार कनेक्ट होने के बाद तो कुछ तो जानेंगे, आपको कुछ ना कुछ हेल्प हमसे होगा कि ठीक है ये चीज कैसे करेंगे, हम भी आपसे कुछ सीखेंगे. लेकिन ना हर कोई मतलब एक अंदर से डर ये भी रहता है कि हो सकता है हम अपनी परेशानी बताए, सामने वाला मजाक बना दे. करेक्ट. तो ये भी दिक्कत होती है. तो फीलिंग ऑफ रिजेक्शन निकाल देना चाहिए. कभी भी हम कोई चीज का प्रयत्न कर रहे हैं, आपने काफी सारे स्टोरी सुने होंगे कि एक बार 2 बार नहीं 10 बार भी ट्राई करके लोग गिरते रहते हैं, संभलते रहते हैं. तो आप जब किसी से पूछ रहे हो, अगर कोई वो हंस रहा है उस पे और रिप्लाई नहीं दे रहा है, वो उसका स्टुपिडिटी है, वो उनका पर्सनालिटी है, आपका नहीं. तो आपको कॉन्फिडेंस है, ठीक है ये ए बोल के पर्सन नहीं दे रहा है तो मैं बी से पूछूंगी. मेरे को एंड ऑफ द डे मेरा काम होना है, ये नहीं आंसर करेगा तो कोई और. एक बार. और जब तक हम लोग खुद फील नहीं करते हैं कि जैसे आपने मेरी बेइज्जती की, जब तक मैं खुद नहीं सोचूंगी कि मेरी बेइज्जती मुझे कोई इफेक्ट नहीं होगा. अगर मैं सोचूं कि मेरे ऐसा बिहेव किया गया देन वो मुझे इफेक्ट होगा. अगर मैं ये बड़ी बात है, लेडी पागल है, मैं तो सही हूँ, मेरे को मालूम है मैं सही हूँ, आई एम श्योर कि द अपोजिट पर्सन इज इनसेन. अगर उन लोगों को दिमाग नहीं है तो दैट इज ओके, यू आर कूल अगेन. लेकिन ये गट जो है आ नहीं पाता है ना जल्दी. वो कॉन्फिडेंस अपने को बिल्ड करना पड़ेगा. इमीडिएटली मुझे भी नहीं आएगा. मैं नहीं बोल रही कि मैं भी डे 1 से ऐसे थी. कुछ मैं भी इनबॉर्न मतलब जब से पैदा हुए ऐसे थे, ऐसा तो कुछ नहीं है. आप जैसे जैसे काम करते हो, जैसे जैसे लोगों से मिलते हो, जैसे जैसे लाइफ में तकलीफ और आराम देखते हो, वैसे वैसे आप सीखते हो कि कहाँ पे कैसे बात करना है, कहाँ पे किसी को क्या हिसाब से देखना है, और खुद को कैसे नहीं गिरा के खुद का पोजीशन कैसे मेंटेन करना है. टाइम विल टीच यू. तो निकिता बहुत बी कॉन्फिडेंट, दैट्स इट. ओके, थैंक यू निकिता. बहुत बहुत धन्यवाद हदीस टीवी से जुड़ने के लिए और इतनी डिटेल में और अच्छी जानकारी देने के लिए. थैंक यू सो मच. इट्स माय प्लेजर टू बी हियर. थैंक यू.